इदारों की तरफ सवाल क्यों करते हैं? पहले आप कहते हैं कि न्यूट्रल क्यों गए, और जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि न्यूट्रल क्यों हुए आप। तो ये इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट बनाने की कोशिश की गई खान साहब की जानिब। समटाइम्स सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते और चीजें इदारों की तरफ जाती हैं, और जब इदारों की तरफ जाती हैं तो फिर बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ जाती है। पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी उमड़ के बाहर आया और एक तारीखी वो मैं समझता हूँ कि जलसा था। अवाम जो है उनका दिल खान साहब के साथ धड़क रहा है। ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें बड़ा कारगर साबित हो सकता है। इदारे एक पेज पे होंगे तो एक बड़ी कंड्यूसिव और पावरफुल हुकूमत होगी जो कि शायद डिलीवर कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहता हूं मैं, और मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी जंग। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज करते हुए एक सियासी कहानी आपको सुनाता हूं। ये गैर सियासी कहानी ज़्यादा बेहतर है अगर आप इसको समझें, क्योंकि एक गाँव की कहानी है। एक गाँव में एक लुटेरों का ख़ानदान रहा करता था। इस ख़ानदान से गाँव के सभी लोग तंग भी थे, जो कभी किसी गाँव वाले को लूटते तो कभी किसी घर में चोरी भी करते थे। गर्ज ये कि जनाब गांव का कोई भी बासी, कोई भी ताजिर, राहगीर इस खानदान की लूटमार से बचा हुआ हरगिज नहीं था। एक रोज इस खानदान का सबसे मशहूर और बड़ा चोर जब मरने के करीब पहुंचा और उसे अपनी मौत साफ दिखाई देने लगी, तो जाते जाते अपने बच्चों को वसीयत कर गया कि ऐसे काम करना कि गांव वाले तुम्हारे बाप को अच्छे अल्फाजों में याद करें। सारी जिंदगी बुरे काम किए, लेकिन मरने के बाद उसने कहा कि लोग मुझे अच्छे अल्फाजों में याद करें। फिर जनाब वो मर गया। लुटेरे खानदान का असल इम्तिहान उसके मरने के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने उसकी वसीयत पर अमल करने के लिए सोचा, क्योंकि लुटेरे और चोर अब्बा जी ने कभी जिंदगी में अच्छा काम तो किया ही नहीं था, तो भला कौन उनको किस तरह से कैसे अच्छी तरीके से याद रखता। गांव वाले उनके अब्बा जी को अच्छे अल्फाजों में याद करते ही नहीं थे। एक बार तो लुटेरे खानदान ने सोचा कि चोरी चकारी छोड़कर रिस्के हलाल कमाते हैं, शायद इस वजह से अब्बा की वसीयत पूरी हो जाए। मगर अब्बा जी की वसीयत आड़े इस तरह से आ गई, क्योंकि फिर तो लोग ये कहना शुरू कर दे कि उनके अब्बा जी ही बुरी थे और उनके जो खराब काम थे इसी वजह से उनके अब्बा सारे कसूरवार थे और बच्चों को इस काम पे लगाया हुआ था। अब चोर लुटेरे खानदान को एक और तरकीब सूझी और उन्होंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। अब वो जब भी किसी को लूटते तो ना सिर्फ लूटते बल्कि उसके हाथ पांव भी तोड़ते। किसी के घर चोरी करने जाते तो चोरी तो करते, लेकिन जाते जाते उसके घर को आग भी लगा देते। यानी जो काम चोरों के अब्बा हुजूर ने कभी नहीं किया, वो काम भी उनके बच्चों ने करना शुरू कर दिया। और नतीजा ऐन मरहूम चोर लुटेरे अब्बा जी की हुजूर की जो वसीयत थी के मुताबिक वो सारे काम कर रहे थे। अब गांव वाले ये कहना शुरू हो गए कि यार इनके अब्बा जी बड़े अच्छे थे, कम से कम चोरी तो करते थे, किसी का हाथ तो आज तक नहीं तोड़ा। किसी के घर जाते थे, उसके घर चोरी कर लिया करते थे, लेकिन चोरी करने के बाद खामोशी से चोरों की तरह भागते थे, घर को आग नहीं लगाते थे। ये तो सिर्फ एक कहानी है जनाब, और ये गैर सियासी कहानी है। मैंने सियासी कह दिया था, लेकिन गैर सियासी कहानी है। लेकिन हर गैर सियासी कहानी में भी सियासत का अंसर होता है। अब आप इसका ताल्लुक आज के जमाने से कैसे जोड़ते हैं, इसका इन्हिसार मुझ पर नहीं बल्कि आप पर है, क्योंकि आज के हालात कुछ इस तरह के हैं कि माजी में पेट्रोल महंगा तो होता था, महंगा किया जाता था, लेकिन 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये कर देते थे। लेकिन आज की जो दौर है उसमें पहली बार ऐसा देखने में आया है कि पहले 30, फिर 24 और उसके बाद 18 रुपये का इजाफा कर दिया गया। पहले भी लोड शेडिंग होती थी, ऐसा नहीं है कि लोड शेडिंग नहीं होती थी। अगर ये कहेगा ना कि यार हमारे ज़माने में लोड शेडिंग नहीं होती थी, तो ये गलत हो जाएगा। जनाब माजी में भी लोड शेडिंग होती थी, लेकिन लोड शेडिंग किस तरह से होती थी? 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे। जनाब मेरे अपने घर में 11 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहले वाला पाकिस्तान जिसको नया पाकिस्तान कहा जाता था वो बेहतर था, या अब जो पाकिस्तान है जिसको दोबारा से पुराना पाकिस्तान कहा जाता है वो बेहतर है। क्योंकि पुराना पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि नए पाकिस्तान में जनाब महंगाई हद से ज्यादा कर दी गई थी, हद से ज्यादा महंगाई थी, चोरी चकारी हद से ज्यादा थी, ऐसा लोग कहते थे जनाब जो उनके उस वक्त मुखालिफिन थे। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इन सब ने सोचा कि जनाब इस हुकूमत को हटाते हैं और अपनी हुकूमत बनाते हैं। लेकिन हुकूमत तो बना ली, उसके बाद से हुकूमत चलानी किस तरह से है ये समझ नहीं आ। दूसरी जानिब खान साहब भी हैं। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज परेड ग्राउंड में एक बड़ा जलसा किया, नो डाउट, इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई शक व शुबात नहीं है कि आज की तारीख में अगर कोई बड़ा जलसा कर सकता है, कोई एक लीडर है तो खान साहब हैं। उनकी सियासत से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी इस खासियत से
आप इख्तिलाफ नहीं कर सकते। उनको अंदाज़ा है, उनको पता है, उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि किस तरह से लोगों को अपने जलसे में लेकर आना। वो कितने मकबूल हैं, कितने नहीं मकबूल हैं, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो मनाजिर देखने में आते हैं वो वाकई में चौंका देने वाले मनाजिर होते हैं। इस तरह के जलसे हम तमाम जलसों को कवर करते हैं, तमाम सियासी जमातों के जलसों को कवर करते हैं, लेकिन जो आवाम का जोशो वलवला खान साहब के जलसे में नजर आता है, यकीन जानिए किसी और के जलसे में नजर आता नहीं। और फिर खान साहब जब तकरीर करने के लिए आते हैं, एक एक घंटे की वो तकरीर होती है, लेकिन उस दौरान आवाम की जो अटेंशन होती है ना, वो डाइवर्ट नहीं होती, वो खान साहब तक ही रहती है। खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब अल्लाह सवाल करेगा। जिन जिन लोगों ने मदद की, जिन जिन लोगों ने तमाम राहें हमवार की, उन सब से सवाल किया जाएगा। लेकिन जनाब खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा क्या, पहले आप सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मेहमान गिरामी से भी आपका तारुफ करवाएंगे। अब जनाब खान साहब के अल्फाज आपने सुने, उन्होंने इदारों के हवाले से भी कहा कि इदारों से भी सवाल किया जाएगा। अब वो इदारे कौन से हैं ये खान साहब खुद बता चुके हैं कि इदारों से भी सवाल किया जाएगा कि आप लोगों ने इन लोगों को हम पर मुसल्लत क्यों होने दिया। इस पर आज बात करेंगे। जनाब अतर काज़मी साहब एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आगे चल के हसन खावर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे भी जो खान साहब ने तकरीर की है ना, उनसे पूछेंगे आप इदारों की तरफ सवाल क्यों करते हैं। पहले आप कहते हैं कि न्यूट्रल क्यों गए, और जब वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि न्यूट्रल क्यों हुआ, आपको होना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। फिर आप जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनका एक बयान था कि न्यूट्रल्स अगर न्यूट्रल हो गए तो न्यूट्रल ही रहें। तो ये क्या मामलात है, क्यों है, किस तरह से, उनसे पूछेंगे। और जनाब हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अतर साहब, सर ये बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ खान साहब की तकरीर को अगर मैं उसका एनालिसिस करूं तो ये इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट बनाने की कोशिश की गई खान साहब की जानिब से, ऐसा है? देखिए, खान साहब का एक बयानिया है, बयानिया ये है कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया। उसमें जो मेन चार्जशीट है वो बुनियादी तौर पे उनके सियासी मुखालफीन के खिलाफ है। पर मसला ये है कि इदारों की बात इसलिए होती है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो तारीख है, और तारीख के साथ साथ बहुत सारे मसाइल हैं जो सियासतदान खुद हल नहीं कर सकते, और चीज़ें फिर इदारों के कोर्ट में आ जाती हैं, चाहे वो अदलिया हो या दीगर इदारे हों। हमने पंजाब की सूरत हाल देखी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से, उसमें उन्होंने सियासी पार्टियों की तारीफ की कि काफ लीग ने, तहरीक इंसाफ ने और नून लीग ने इस चीज के ऊपर एग्री किया, और अब वो कहते हैं अब हम 22 तारीख को करवाएंगे। लेकिन यही एग्रीमेंट सियासतदान पहले बाहर भी कर सकते थे, अदालत में जाना जरूरी था। तो मेरा ये जाती राय ये है कि समटाइम सियासतदान अपने मसाइल खुद हल नहीं कर सकते, और चीजें इदारों की तरफ जाती हैं, और जब इदारों की तरफ जाती हैं तो फिर बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ जाती है। तो मेरे ख्याल में चार्जशीट तो मैं इसको नहीं कहूंगा, इसलिए कि जिस तरीके से माजी में इदारों को अटैक किया गया उस तरह नहीं अटैक किया जा रहा। हाँ, सवाल उठते हैं जब सियासत में किरदार हो, इदारों का भी किरदार हो, हमारी सियासत का जो माहौल है, तो फिर उसमें सवाल तो उठते हैं। चले सवाल उठते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। हसन खावर साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, खुश हैं, कल जलसा अच्छा हो गया, बड़ा जलसा हो गया? बहुत जबरदस्त जलसा हुआ जी, और इस जलसे की बहुत अहमियत थी। उसकी वजह देखें ये है कि जब लॉन्ग मार्च हुआ उस वक्त आपको पता है कि हालात हुकूमती कार्रवाई की वजह से बड़ी खतरनाक नहज पे आ गए थे, और उस वक्त अगर खान साहब परसिस्ट करते और लोग वहां पर इकट्ठे रहते तो खुदा ना खास्ता क्लैश का खतरा। ये बात उन्होंने कही गुज़िश्ता जी। दूसरी तरफ हुकूमत ने यह किया, क्योंकि फौज और रियासती इदारों को इन्वॉल्व किया, तो उनकी तो कोशिश ही यही है। आपने देखा पिछले दिनों खबरें भी आई मीडिया सेल के हवाले से, तो वो एक डिसीजन बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद से जो हम अपोजिशन यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बयानिया सामने आ रहा था कि जैसे लोग निकलना नहीं चाहते, और कल के जलसे ने उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दिया है। पूरा इस्लामाबाद, रावलपिंडी उमड़ के बाहर आया, और एक तारीखी वो मैं समझता हूँ कि जलसा था। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट ये है कि अवाम जो है उनका दिल खान साहब के साथ धड़क रहा है। और अब आप अगर देखें तो वो लोग जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट हैं, जो हमारे क्रिटिक्स भी रहे हैं, अगर आप उनके भी देखें, वीलॉग्स देखें, उनका एनालिसिस देखें पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी, तो उनका भी कंक्लूजन ये है कि इस वक्त लोगों की जो ज़्यादा तादाद है, मेजॉरिटी जो है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के साथ। सही है।
ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा, इदारों के हवाले से जो बात की गई है, एक पॉइंट आप ये आज इसको क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं, खान साहब भी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है, लेकिन फिर वो सवाल भी उठाते हैं अपने जलसों में, अपनी आवाम से स्पीच के दौरान। जब वो अदालत का फैसला आपके हक में आता है तो उसको आप तस्लीम भी करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अदालत का फैसला आया जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी एक रिलैक्सेशन था कि जनाब पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाबात को उन्होंने डिले कर दिया, ये आपका मौक़िफ़ था। फिर खान साहब आते हैं, उन्हीं इदारों की तरफ सवाल करते हैं, मतलब आपकी फेवर में आया तो वेल एंड गुड है, फेवर में नहीं आएगा तो सर उस पर सवाल उठेगा। आप बताइए। अच्छा देखें, ये मैं आपको बताऊं, सियासतदान जो है जनरली आप कह सकते हैं कि एक सियासी बात है और जो फैसला अपने हक में ना आए, लोग कहते हैं कि जी ये शायद फेवरेबल नहीं था या इसमें कोई इशू था। लेकिन जो इदारों के ऊपर बात है, इन दो बातों को मिक्स नहीं कर सकते। देखें, बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनसे कोई पार्टी खुश नहीं होती, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इदारों के ऊपर सवाल उठाएं और ऐसे सवाल उठाएं जो क्रेडिबल सवाल हो। जब हम लोग ये उंगली उठाते हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट एक रवैया होता है, फैसले होते हैं जो नजर आ रहा होता है। हक के या ना हक में होने की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ये नजर आए कि एक इदारा तमाम वो चीजें उठा रहा है जो आपके खिलाफ हैं और आपको हर दफा जाकर अदालत से रिलीफ लेना पड़ता है क्योंकि आपकी कोई सुनवाई नहीं है, तो जाहिर है कि इदारे के ऊपर एतमाद भी नहीं रहेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो ये वो चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि ये भी कादरी साहब ने इशारा किया कि देखें, इदारों के बारे में जिन लोगों ने बयानिया इस मुल्क में बनाया है उनके नाम तो सबको पता है, और वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। ये बयानिया कोई आज से नहीं है। पाकिस्तान की सियासत जो है ये कि 1 अप्रैल से शुरू नहीं हुई, इससे पुरानी तारीख भी है, एक माजी भी है। वो क्या मिसरा है कि याद माजी आजाद है यार, छीन ले मेरे से हाफसा मेरा, ये कोई ऐसी है, मैं शायद सही याद नहीं कर रहा सर। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन की तरफ इसको ले गए। मेरा मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं था, मेरा मामला अदालतों की तरफ, जो आपने कहा है मैं उस साइड पे बात करना चाह रहा हूँ। उसी अदालतों की तरफ से आपको रिलीफ भी तो मिलता है। अभी आपको वजीर आला पंजाब के हवाले से इतना बड़ा रिलीफ मिला है, फिर खान साहब कहते हैं कि इदारों से सवाल होगा। अल्लाह सवाल करेगा कि आपके पास इख्तियार था, आपने चोरों को मुसल्लत कर दिया। तो सर ये दोनों जो बातें हैं ना बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये नहीं देखें, पहली बात ये है, आप प्रिंसिपल की पहले बात कर रहे हैं। इदारों से सवाल होना चाहिए। हर मुल्क का इदारा जो है वो आइन के ताबे होता है, और आइन के ताबे अगर एक आपका जमहूरी मुल्क है तो लोगों के पास से पावर होती है, आपका जो मुकन्ना है उसके पास से पावर होती है, और हर इदारे जिस मर्जी आप इदारे की बात करें जाहिर है कि उसको आंसरेबल होना चाहिए। यही जमहूरियत का प्रिंसिपल है और उस तरफ हमने बढ़ना है। क्या हमारे मुल्क में तमाम इदारे आंसरेबल रहे हैं हिस्टोरिकली? नहीं। इसमें जाहिर है कि हम इसमें कोई, आपने इसकी कोशिश की 3.5 साल कि आंसरेबल हों? बिल्कुल कोशिश की। देखें, आंसरेबल किसको हो, कहीं जगह पे इदारों को ऑटोनमस बनाना होता है और कई जगह उन पे चेक एंड बैलेंस होता है, तो बिल्कुल कोशिश की। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आपके जो इदारे हैं, इदारों को बनाने का सफर लंबा होता है, ये प्रोसेस लंबा होता है। ये एक चेंज इन कल्चर है, चेंज इन प्रैक्टिस है, चेंज इन ट्रेडिशन है। तो ये आप ये ना समझे कि 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर ऐसे हो जाएगा। अब अदालतें जो हैं, मैं आपको बताऊं, उनकी खुद मुख्तारी भी और उनको ऊपर उनका जो अपना एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, ये कई दफा का 90s की हिस्ट्री आप देखें वो हुई, फिर 2007-8 हुई, उस कई चीजों से निकल के आज अदालतें वहां पे पहुंची हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम भी है, आंसरेबल भी है, लेकिन खुद मुख्तार भी है। तो ये फाइन बैलेंस अचीव करना ये लॉन्गर का काम है, कोई 3 साल में आप अचीव कर लेगा। ठीक है सर, मुझे जाहिर साहब की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी किरदार कुशी की जा रही है, और आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने ऑडियो सुनी होंगी, जिस तरह से खान साहब की किरदार कुशी की जा रही है, बुशरा साहबा की किरदार कुशी की जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात यह है कि अगर आपने हरे रंग की ऐनक लगाई हो ना तो आपको दुनिया हरी नजर आती है। ये पहली बात तो ये है कि ये जो हुकूमत के लोग बैठे हैं ना, इनको ये बात समझ में नहीं आती कि सियासत में कोई बंदा ईमानदार हो कैसे सकता। ना इन्होंने ऐसी सियासत देखी, ना इन्होंने ऐसी सियासत की, और इनका पूरा सियासत का मॉडल जो है वो करप्शन के इर्द गिर्द बना हुआ है। अब जब खान साहब से इनका मुकाबला हुआ, पहले तो नून लीग वाले हिस्टोरिकली बड़े खुश रहे, पीपल्स पार्टी से मुकाबला था, वो कहते थे जी लेसर इवल वाला आर्गूमेंट था। जब खान साहब आए तो इनको समझ नहीं आई। अब इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह खान साहब के ऊपर कोई इल्जाम लगा दे। अच्छा, वो जी नहीं मिला
उसके बाद जी ये तोशा खाना की कहानी शुरू कर दी। जब पूछा गया कि भाई आप तमाम तफसीलात बताएं, ये वो भी नहीं। अब फिर फर्स्ट लेडी के हवाले से बातचीत पहले हुई, उसके बाद उनकी कोई जानने वाली खातून है, उनका नाम बीच में लाकर जो प्राइवेट सिटीजन है मिलाइन किया गया, और ये सारा का सारा मीडिया वॉर थी। हालांकि वो लोग आज खुद गवर्नमेंट में बैठे हैं और फिर भी कुछ नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये एक नाकाम और बड़ी नीच कोशिश है किसी तरह खान साहब को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलाइन करने की। ऑडियो आपने सुनी होगी ना सर, जाली है ये, बिल्कुल आप तरदीद करते हैं कि ऐसी कोई ऑडियो है ही नहीं। देखिए मुझे ये लगता है कि मैं खैर कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि ये जैसे जोड़ के कोई टुकड़े वगैरह मिला के डॉक्टर अब उसमें फेक भी हो सकती है कंप्लीटली, और कुछ उसमें असल चीजें भी हो सकती हैं, पर ये मुझे डॉक्टर लगती है। चलें सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जाहिर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जाहिर साहब बताइएगा, कल अच्छा जलसा, बड़ा जलसा कर दिया उन्होंने, और ये जलसा यकीन जानिए अभी ये 17 तारीख को जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें बड़ा कारगर साबित हो सकता है और एक अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में निकल कर आ सकता है 20 सीटों पर। क्या कहेंगे आप? सलमान, से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी मैं थोड़ा उस पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। बाकी खान साहब जो है वो तहरीक इंसाफ के पास एक ऐसा कहते हैं ना कि ट्रम्प कार्ड है जो कि किसी वक्त भी कामयाब हो सकता है, और ये एक हकीकत है कि एक वाइड ट्रम्प कार्ड है जो कि यूज़ होता है बार बार। शायद उनकी पर्सनैलिटी है, वो क्राउड भी अट्रैक्ट करते हैं, लोग भी फॉलोअर्स हैं। आप यंगर जनरेशन को जिस तरीके से खान साहब को फॉलो कर रही है, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है तहरीक इंसाफ के लिए, जो कि इस वक्त शायद तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो एक बड़ा मसला बना हुआ है। और यही एक चीज़ है जिस जो आप देख रहे हैं, क्राउड अट्रैक्शन और लोगों की मोटिवेशन, और खासतौर पर जो यंगर जनरेशन है जिसके ऊपर फोकस रहे हैं, जो कि ऑलरेडी एक रिवायती सियासत से तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो तंग आ चुका है, PMLN और जो पीपल्स पार्टी की सियासत थी। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात जो खावर साहब बार बार कह रहे हैं, एनएफ जो अपोजिशन के वक्त सियासी जमातें लगाती हैं, वो उनकी वो एनएफ उस वक्त नहीं होती जब वो हुकूमत पे होती है। ये आज की बात नहीं है, आप इदारों की बात अगर आप लोगों ने खुल की नहीं, मैं खुल के कर लेता हूँ। ये मुझे एक सवाल पैदा होता है, हम बार बार कहते हैं फौज का नाम लेते हैं, इंटेलिजेंस इदारों का नाम लेते हैं, और डर और खौफ और इधर की उधर की बातें भी की जाती हैं। तो ये तमाम सियासी लीडर इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आया अगर किसी भी मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर आप देखें, क्या किसी भी मुल्क की फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, फौज, दूसरे इदारे, अगर वो ऑन वन पेज नहीं है तो कोई भी हुकूमत बन सकती है? मेरे ख्याल में ना बरतानिया में बन सकती है, ना अमेरिका में बन सकती है, और ये बड़ा सब कुछ विजिबल नज़र आता है। तो आप इस हकीकत को मान लें कि अगर इदारे एक पेज पे होंगे तो एक बड़ी कंड्यूसिव और पावरफुल हुकूमत होगी जो कि शायद डिलीवर कर सके। लेकिन जब ये लोग अपोजिशन जाते हैं तो उनको याद आता है कि शायद इदारे जो है ना वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन इनकी मिसाल उन बच्चों की है, बच्चे से खिलौना कोई भी एक दूसरा बच्चा छीन लेता है तो वो वही कंप्लेन करता है, माँ बाप के पास जाता है कि जनाब मुझे ले लिया। जब ये खिलौना उस बच्चे के हाथ आ जाता है तो फिर मेरे ख्याल में उसको जो है वो शोर हुआ शुरू हो जाता है। अकाउंटेबल ये किसी को भी नहीं है। क्या ये सियासी जमातें हमें अकाउंटेबल नहीं है, या तहरीक इंसाफ अकाउंटेबल नहीं है, या PMLN नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारे नाम पे वोट लेते हैं, ऐवानों में जाते हैं, उसके बाद आप देखते हैं चाहे वो खान साहब की पार्टी के लोग थे या PMLN के या पीपल्स पार्टी हमें कहाँ नजर आए। मतलब ये एक सच्ची बात है। ऑब्जेक्टिव मेरा एनालिसिस ये है कि हुकूमत के वक्त इन तमाम लोगों की आंखें जो है वाकई सर के ऊपर होती हैं। दूसरा जो आप बार बार बात करें कि जनाब आगे क्या होगा, आगे देखिए ऑब्वियसली एक लिटमस टेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, ये बाय इलेक्शन पंजाब का, और ये ट्रेंड सेट करेगा कि आया तहरीक इंसाफ अगले जनरल इलेक्शन में क्या करने जा रही है। क्या वाकई ये समझते हैं कि वो जो इदारे बार बार जिनका नाम ले रहे हैं वो इनके साथ हैं कि नहीं है, वो इनको हुकूमत देंगे या नहीं। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की सियासत एक बड़ी हद तक डिपेंड करती है इस बाय इलेक्शन में जो पंजाब में होगा। देखिए पंजाब के अलावा आप अगर तमाम मुल्क के अंदर भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें, आपकी हुकूमत सेंटर में नहीं बन सकती। पंजाब की सीटों की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है। दूसरा देखिए ऑब्जेक्टिव भी अगर हम बार बार एक बात करते हैं, क्या बेनज़ीर भुट्टो साहबा से लेके नवाज शरीफ साहब के खान साहब, इनका ये नैरेटिव कब शुरू होता है? जब इनकी हुकूमतें जाती हैं। तो बीबी को भी बड़ी तकलीफ थी इदारों से, उन्होंने बाकायदा खत भी लिखे। नवाज शरीफ साहब को 3 दफ़ा उन इदारों से तकलीफ थी, अदालतों से भी थी और कोर्ट से भी थी। अब सोचने वाली बात ये कि आया ये क्यों कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इनका? जब ये तमाम इदारे मिलजुल कर हुकूमतों में आते हैं तो मेरे ख्याल में इनको डिलीवर अवाम के लिए करना चाहिए। ये एक दूसरे और जब नहीं होता है तो फिर इल्जाम तराशी शुरू की जाती है। और आप आगे का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मुझे सर ब्रेक लेना है, जरा क्विकली सर। जी क्विकली सर बोल दें सर। एक बड़ा जो इशू मुझे समझ नहीं आ रहा कि आया ये लोग जिस वक्त एक मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं, एक ओवरऑल एक पैटर्न ऑलरेडी सेट है, तो पैटर्न से क्यों हटा जाता है? क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो बार बार ये चीजें अफोर्ड करे, मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि आगे की बात हो रही है।
खान साहब का क्यों नहीं फोकस अब ज़्यादातर ज़िमनी इंतखाबात की तरफ होना चाहिए? वो दोबारा से पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएं, जो कि वो मुहिम चला रहे हैं, इलेक्शन मुहिम है, उसको लीड कर रहे हैं पंजाब के अंदर और आवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ का जो जलसा था ना, वो भी शायद इसी चीज़ की एक कड़ी हो सकता है। लेकिन माजी की बातों से अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आगे की बात करें तो ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान है। एक ब्रेक के बाद मैं बयान भी आपको दिखाऊंगा, उनका शॉर्ट भी आपको सुनाऊंगा कि वो कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बनने जा रहे हैं। लेकिन यही हुकूमत के जो वजीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इनकी पहली स्पीच थी कौमी असम्बली के अंदर, उन्होंने कहा था कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो होने क्या जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हमारे मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन जब हुकूमत आई थी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आज़म बने थे, उस वक्त उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब में कहा था कि हुकूमत किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखती है और किसी के खिलाफ कोई केसेस नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन उसी जानिब उन्हीं की पार्टी के एक अहम तरीन रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, हाथ डाला जाएगा तो मजबूत हाथ डाला जाएगा। और यकीनी तौर पर ये जो अल्फाज हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खान साहब के लिए ही हैं। अतर काज़मी साहब, ये बताइएगा फिर अब कौन डरपोक है, कौन दिलेर है, कौन इदारों का इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन के खिलाफ केसेस बनाना चाह रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, जो मुल्क होते हैं वहाँ पे कोई भी मुकद्दस गाय नहीं होती। इदारे इसलिए होते हैं कि इदारों ने कार्रवाई करनी होती है। अगर कोई एंटी करप्शन का इदारा है या कोई एहतसाब का इदारा है, वो इसलिए बनाया गया, उसको हर साल अरबों रुपए बजट इसलिए दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान में किसी ने करप्शन की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो खान साहब हो, मियाँ साहब हो, जरदारी साहब हो या कोई भी हो। अब जो ये हुकूमत बार बार करप्शन की बात करती है, जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं इन्होंने फुल टाइम बंदे बैठाए हुए हैं कि आप खान साहब की करप्शन निकालें। हर दूसरे दिन के बाद ये कोई भोंडी सी चीज सामने ले आते हैं, कभी तोशा खाना, कभी किसी खातून का नाम लेना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई रेफरेंस फाइल नहीं किया। अगर 3 साल की हुकूमत के बाद इनको कोई तोशा खाना की घड़ियां या फराह खान के नाम के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि इनके पास कुछ है नहीं है। तो इस वजह से ये इस किस्म के बयानात देते हैं। बाकी अगर किसी ने ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग ही सब कुछ है, फॉरेन फंडिंग में सब कुछ आ जाएगा, वो इनका तो नहीं है लेकिन पुराना है, लेकिन इनको लग रहा है कि शायद इसी में सब कुछ हो जाएगा। जी, फॉरेन पे ये बहुत इन्हिसार करते हैं, बहुत सारी चीजों पे, IMF पे भी इन्हिसार कर रहे हैं कि वहां से भी शायद कोई हेल्प आ जाएगी। लेकिन मसला ये है कि इनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। बाकी अगर किसी ने करप्शन की है तो आप उसके ऊपर मुकदमा करें। रोज आके आप हमें क्यों बताते हैं कि तोशा खाना में ये नहीं है या वो नहीं है? आप सब रिकॉर्ड सामने रखें, तोशा खाना की लिस्ट सामने लेके आए। ECL की लिस्ट से तो आपने पहले दिन अपने नाम निकाल लिए, तोशा खाना की लिस्ट अभी तक आप जारी नहीं कर रहे। अब तो इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ गया, 1947 से नहीं तो 10-15 साल से पीछे आप जारी कर दें। तो ये इनके पास है कुछ नहीं है, तो सियासी वो एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें कभी ऑडियो आती है, कभी उसके अंदर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन कंक्रीट कोई चीज नहीं आई। बाकी अगर करप्शन किसी ने की है तो उसका एहतसाब होना चाहिए, यकीनी तौर पर होना चाहिए। लेकिन जनाब एहतसाब अब किस तरह से होगा? जिस तरह से कवानीन को तब्दील किया गया है, अब तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि खान साहब को अगर आप हेड बना देंगे ना तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी कुछ निकाल के नहीं लेकर आएंगे नैब के। तो ये हसन खावर साहब ही बताइएगा सर, इस वक्त खान साहब पर केसेस बनाने की बात की जा रही है, आपके पास पहले भी इतला थी, मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से गुफ्तगू अपने प्रोग्राम्स में करता रहता हूँ, वही कहते हैं जनाब खान साहब को गिरफ्तार करने की इतला थी, शायद इसी वजह से वो पेशावर में भी काफ़ी अरसे तक उन्होंने क़याम किया। अभी भी ऐसी इतलात हैं आपके पास? देखिए, बात यह, मैंने तो आपको पहले कहा है कि इनकी किसी तरह कोशिश है कि वो ये जाहिर कर दें कि ख़त इन लोगों से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं है। अदरवाइज इनका जो एजेंडा है, देखिए, एक मैं आपको फिर ये कहूँगा कि एक सियासी बयानबाजी अलग है, लेकिन आप ज़रा अभी जो हो रहा है इस पर गौर करें कि ये हुकूमत आई और इन जमातों ने पिछले 2.5 साल से कहा कि जी इस हमारी गवर्नमेंट के पास प्लान नहीं है, इनके पास प्लान है, ये इसको निकाल सकते हैं क्राइसिस से। ये आए पिछले जो 2 साल महीने मैनेजमेंट हुए अपनी जगह, इन्होंने किया क्या? इनका प्लान क्या? इनका प्लान था निकालने का, तो अभी आप काजिम साहब ने बताया। उसके बाद इनका प्लान था नैब के नवाज करामी, जिससे 1100 अरब का टीका तो अब लग चुका। उसके बाद ये दूसरा इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इनका एजेंडा था वो था। अब इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम नहीं आ रहा, जो कंडीशन IMF ने इकोनॉमिक कंडीशंस लगाई हैं, फाइनेंस के ऊपर लगाई हैं, वो तो उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी।
पेट्रोल और डीजल की प्राइस कहते हैं जहां तक हम कहें हम ले जाते हैं, टैक्स लगा देते हैं, बजट में तब्दीली ले आते हैं। लेकिन बात आगे फंसी कहाँ है, जब वो कह रही है कि जी आप अपने करप्शन के खिलाफ जो है कवानीन को मजबूत करें, क्योंकि उनको भी नजर आया कि पैसा तो हमसे ले रही है और इधर तो ये खाने पीना प्रोग्राम है। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसे लोग, ऐसी हुकूमत बैठ के जब ये बात करती है खान साहब के बारे में, तो उस बात की क्या क्रेडिबिलिटी है? द गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू डू। बाकी जाली मुकदमे है तो इस चीज की ये एक्सपर्ट है रियासती मशीनरी, लेकिन इस चीज को भी तो आपको मानना पड़ेगा ना, इन तमाम चीजों के बावजूद जिन खदशात का इजहार आप कर रहे हैं, आप बड़े जलसे कर रहे हैं, आप हर तरह से टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने बजट भी जाहिर सी बात है पेश कर दिया है, तमाम तरामीम भी कर ली है और ज़िमनी इंतखाबात भी कराने जा रही है, और आप की जो तहरीक है वो शायद इनको रोक नहीं पा रही। इस बात को तस्लीम करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करूंगा। जब हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे ये सारी तरामीम हम लोग रिवर्स करेंगे, सारी तरामीम। कब गिराएंगे? और दूसरी बात मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये जो आपने शुरू में जब हम गवर्नमेंट में आए से देखिए, जब आपके असेंबली में आपने लोग खरीद के पूरे कर गए, वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो जब टाइम आएगा तो उसको रिवर्स करेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और वजाहत छोटी सी कर, जी, क्योंकि शुरू में आपने हल्का सा पासिंग एक रिमार्क दिया कि दलेर कौन है, फलाना कौन है। देखिए ये दलेरी और बुज़दिली का बयानिया नहीं है। जब रियासत की, मुल्क की बात होती है तो रूल ऑफ लॉ की बात होती है, कानून की बालादस्ती की बात होती है, और रियासती मशीनरी को मिस यूज करके कोई भी कह सकता है कि जी मैं दलेर बनूं। ये दलेरी नहीं है, ये अब्यूज ऑफ पावर है और अब्यूज ऑफ लॉ है। तीसरी चीज मैं आपको ये बताऊं, जो आपने ये बात की कि हम मुकाबला कैसे, मैंने तो आपको बताया है कि कल जलसा था वो इस सिलसिले की एक बहुत बड़ी कड़ी थी, ठीक है, लेकिन आप खुद या बाकी जर्नलिस्ट जो हैं, जो मैं लोगों की बात कर रहा हूं जो हमारे क्रिटिक, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी जब तो उनको ये बात का अंदाजा हो रहा है कि लोगों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है। अच्छा, आप क्योंकि तो स्टार्ट में मेरे साथ नहीं थे तो मैं अपनी वजाहत दोबारा से आपको कर देता हूं। जो मैंने शुरुआत में अपना इंट्रो दिया उसमें मैंने कहा कि शायद आज की तारीख में खान साहब के अलावा कोई और लीडर इस वक्त नजर नहीं आता जो आवाम को मोबिलाइज कर सके, जो आवाम को लेकर आ सके। आप उनकी सियासत से इख्तिलाफ जरूर रख सकते हैं, लेकिन क्राउड पुलर की जो उनकी एक एबिलिटी है उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकते। आप उनके क्रिटिक्स क्यों ना हो, लेकिन आपने उनकी खासियत को तस्लीम करना होगा। ये मैंने अपने इंट्रो में कहा है सर। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ क्राउड पुलिंग नहीं है, ये टर्न आउट के अंदर भी आपको नजर आएगी। ये जब लोग निकलेंगे, मैं तो आपको बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जाके आप लोगों से पूछें, और बहुत सारी उसकी वजूहात है। जाहिर है कि हमारी सपोर्ट बेस अपनी बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इन सिर्फ सब लोगों के करप्ट टोले के इकट्ठे होने से वो डिसएनफ्रेंचाइज हो गए। ठीक है, जाहिर साहब की तरफ भी मुझे जाना है, लेकिन हसन खबर साहब एक चीज है, आप लोगों को इस बात का पूरा यकीन है कि जनाब अवाम आपके साथ है। मैं आपकी इस बात से एग्री भी कर जाऊं, चले मैं आपके इख्तिलाफ नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि जनाब अवाम साथ है, जलसे में हमारे साथ मौजूद होती हैं। शाह साहब, शाहमुद कुरैशी साहब इस खदशे का इजहार क्यों करते हैं कि 18 सीटें नून लीग को मिलेंगी, 2 सीटें हमें मिलेंगी? एक तरफ आप इदारों पर अदम एतमाद करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि अवाम हमारे साथ है। तो अगर वोट आपको नहीं पड़े तो आपके पास ये लॉजिक भी होगा कि जनाब इदारों ने कुछ इधर उधर कर दिया मामला, और अगर वाकई में वोट आपको नहीं पड़े तब भी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये तो सर दोनों साइड से अपना गेम खेलने वाली बात होगी ना। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अंग्रेजी का एक मुहावरा है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ये जो 18 सीटों वाली बात है ना, दिस इज द प्रपोजल ऑफ द मैन, ये तो मैन प्रपोजेस वाली बात है ना, कि हुकूमत की ये कोशिश है, लेकिन लोगों की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये नहीं होने देगी। इस वक्त इन 20 सीटों के ऊपर पूरे मुल्क की नज़र है, मीडिया की नज़र है, इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनकी नज़र है, तो इंशाल्लाह ये होने नहीं देंगे इलेक्शन के दिन। और आप तस्लीम करेंगे जो भी नताइज आते हैं वो तस्लीम करेंगे? देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इलेक्शन अगर ऐसे हालात में होंगे, दे शुड बी सीन टू बी फेयर, बिल्कुल तस्लीम करेंगे, क्यों नहीं तस्लीम करेंगे। और इस मुल्क में क्या तरीका है सीट जीतने का, लेकिन जी है कि अगर उस तरह से इलेक्शन करवाने हैं जैसे सिंध में करवाए हैं, और फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम तस्लीम कर लेंगे, तो फिर जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जनाब हमारे मेहमान गिरामी हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे।
जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश करेंगे समराइज करें जो बहस चल रही है, जो डिस्कशन चल रही है, और जाहिर शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर साहब, ये बताइएगा 17 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, बाय इलेक्शंस, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुरखरू होकर निकलेगी और फिर वाकई में जो आने वाले जनरल इलेक्शंस हैं उसकी एक बुनियाद भी डलेगी? देखिए सलमान, जो खान साहब ने कल जब अदालत गए, अदालत के फैसले के बाद जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था कि पहले शायद हमजा शहबाज को वो एक्टिंग वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन ये बात सामने आई कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। द रीज़न ऑब्वियसली वाज दैट कि जी आप उस फार्मूले पर चल रहे हैं कि लिव टुडे एंड फाइट टुमारो, और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा मौका है। हालांकि एक जगह इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट ये कि आप इलेक्शन कमीशन को फेयर नहीं समझते, आप इदारों को न्यूट्रल नहीं समझते, आप जलसों में बार बार यही बात करें कि इदारों को न्यूट्रल रहना चाहिए। तो एक ये फेयर है तहरीक इंसाफ का कि शायद इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होगा। दूसरा मेरे ख्याल में एक लिटमस टेस्ट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर वाकई वो पंजाब के अंदर ये सीटें रिटेन करती है और हमजा शहबाज को दोबारा डिसीट किया जाता है या वो वज़ीर आला नहीं रहते नेक्स्ट इलेक्शन के बाद, तो मेरे ख्याल में एक बड़ी जो है वो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्लीन और क्लियर वे होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब वो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के खदशात भी हैं, इदारों से भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन से भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये इलेक्शन जीतती है तो तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इस चीज़ को रजिस्ट भी करेगी कि शायद धांधली हुई है, और ये एक फैक्टर ऐसा होगा कि जो दोबारा हमारे जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट को वो हीटअप करेगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो इलेक्शन की तरफ हम जाने की बार बार बात करें, कि मैं कल भी बात कर रहा था, दरमियान में बात रुकी कि एक तहरीक इंसाफ के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये तमाम सूरत हाल। उसकी वजह ये कि जो जितने भी वो फैसले जो कि तहरीक इंसाफ अगर करती, चाहे वो पेट्रोल के थे, चाहे वो बाकी इशूज़ के ऊपर थे, मेरे ख्याल में वो उनके लिए इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सेटबैक होता। और इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन फ्रंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे बैठ के ज़रूर एक इत्तेहादी है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल गेन इस वक्त पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि PMLN से उन्होंने तमाम वो मुश्किल फैसले कराए जिससे अवाम रेजिस्ट कर रहा है, जिससे अवाम जो है वो गुस्से में है। देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग को देखें, आप ऑब्वियसली आप IPPs को पैसे नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग ज़्यादा हुई। आपने पेट्रोल 100 रुपये बढ़ाया अपने 2-3 साल की हुकूमत के अंदर, 2-3 महीने की हुकूमत के अंदर, जो कि एक बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। तो आप महंगाई की रेशो को देखें, मेरे ख्याल में एज कम्पेयर टू 3.5 साल जो तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, उसमें महंगाई की रेशो इतनी नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ी है। आखिरी बात, जो डॉलर की बात हम कर रहे हैं कि डॉलर को हम कहाँ से कहाँ लेके गए, लेकिन आज वो कहाँ पहुँच गया, तो ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं मेरे ख्याल में कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो पे करेगी इस तमाम इशू के ऊपर, जो कि काफ़ी मुश्किल फैसले शायद उनसे कराए गए या वो उन्होंने किए या उन्होंने एक रिस्क लिया या वो उन लोगों की बात मानते हुए हुकूमत में आए, ये तमाम सवालात जरूर हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि मुश्किल सूरत हाल के अंदर 3.5 साल तक वो भी रहे, लेकिन आखिर में ये तमाम मलबा मेरे ख्याल में PDM या जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके ऊपर आ रहा है, तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत बड़ा टफ चैलेंज होगा अवाम की जानिब से भी, और इट्स लाइकली कि जो पंजाब के बाय इलेक्शन है वो तहरीक इंसाफ को। ठीक है, मुझे अतर साहब की तरफ भी जाना है, लेकिन हसन खबर साहब एक ये बात बताइएगा, अब तमाम चीज़ें अब जैसे जाहिर साहब भी कह रहे हैं कि इत्तेहादी जमात और PDM से करवा ली, तो एक चीज़ आपको नहीं लगता कि आपसे करवाने की कोशिश की जा रही है और आप खुशी खुशी उस चीज़ को कर भी रहे हैं? आप पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नो डाउट इसमें आपकी अपनी एक राय है कि आपको बनानी चाहिए, आपको पंजाब में अपनी अहमियत शो करनी चाहिए, आपने हमजा शहबाज की हुकूमत को ख़त्म करना है। लेकिन लेट सपोज अगर मैं कहता हूं कि आपको सीटें मिल भी गई और उसके बाद आपने अपना वज़ीर आला पंजाब में बना भी लिया, हुकूमत बना भी ली, तो सर ये नहीं होगा कि जितनी मिन्नतों मेहनतों और इतनी जदोजहद के बाद एक हुकूमत बनी है तो जो आपका बेसिक पॉइंट था एक जनरल इलेक्शंस का वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर फौरन तो खत्म नहीं होगी ना, अगले महीने तो तोड़ेंगे भी नहीं उसको। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारा जो मुतालबा है वो फौरी और शफाफ इलेक्शन है, और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो माशी अदम इस्तेहकाम है जिससे लोगों को तकलीफ हो रही है, उसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम। ठीक है, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट जब बनेगी तो जाहिर है कि ये जो पूरा एक इम्पोज्ड ये गवर्नमेंट इस तरह से चल नहीं सकेगी, क्योंकि ये तो आपको पता है इधर उधर लोग इकट्ठे किया था, इसलिए हम ये फाइट लड़ रहे हैं। लेकिन इस फाइट के लड़ने से हम अपने गोल से करीब हो जाएंगे। अगले महीने अगर जनरल इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो फिर तो तोड़नी पड़ेगी ना, तोड़ देंगे, फिर कोई मसला तो नहीं होगा। 2 सूबों में आपकी हुकूमत होगी और दोनों खत्म कर देंगे आप, इसमें कोई आपको ममानियत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी।
खबर साहब आवाज आई मेरी आपको? जी जी, मैंने कहा कि हमें कोई किसी किस्म की ममानियत नहीं, हम बिल्कुल फौरी और शफाफ इलेक्शन ही हमारा मकसद है और हम किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। अच्छा अदर साहब ये बताइएगा, ये पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी आपको लगता है? और अगर बना लेगी तो अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि उस नैरेटिव से थोड़ा सा दूर हो जाएगी जो उन्होंने एक जनरल इलेक्शंस के लिए बनाया था। आपको लगता है इसमें है हकीकत? देखिए, जहां तक ये ताल्लुक है कि जिस तरह पहले जिक्र हुआ कि नून लीग ने अनपॉपुलर फैसले लिए और इस हुकूमत ने, और जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत में कोई फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये हुकूमत में आने से पहले जितने गैर मकबूल थे, इन फैसलों के बाद भी ये उतने ही गैर मकबूल हैं। ये अवामी पावर के ऊपर इस वक्त रिलाय नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो करप्शन का बयानिया देखें, तोशा खाना और डिफरेंट चीजें हो, उसमें तो बहुत अरसा लगेगा, लेकिन ये हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उस्मान बुजदार और फराह गोगी पैसे लेके एसी लगाते थे, डीसी लगाते थे। अब सारी करप्शन एक तरफ करें, सब तहकीकात करते रहें। अब 2 डीसीज का नाम बता दें, अब तो आप हुकूमत में आ गए, ये डीसी था, इसने पैसे दिए थे फराह साहिबा को या किसी और को, और वो इस जगह पे इसकी ट्रांसफर हुई थी, तो ये तो इनके हाथ में फौरन ये बता सकते हैं। तीसरी बात, जो अब पंजाब के अंदर हुकूमत कौन बना सकता है, देखें ये ज़िमनी इंतखाब नून लीग और उनके इत्तेहादियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीटीआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे पीटीआई जीतती है तो फिर सेंटर में शहबाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। अगर पीटीआई अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो जो खान साहब ने एक बयानिया बनाया है और जिसके साथ ये तासुर जाता है कि जैसे अवाम का या कौम का एक बड़ा हिस्सा इस बयानिए को बाय करता है और उनके पीछे खड़ा है, तो वो तासुर भी ज़ाहिल होगा और सियासी तौर पे उनको भी नुकसान होगा। तो दोनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन। अब हुकूमत कौन बनाता है ये तो पंजाब, लेकिन आपको लगता है ना बाय इलेक्शंस में हुकूमत का थोड़ा सा अपर हैंड होता है, ऐसा देखने में आया है? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी और उससे तो बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो रही थी, नॉन पॉपुलर किस्म के वो डिसीजंस भी ले रहे थे, तब भी बाय इलेक्शंस का रिजल्ट उनके हक में ही आ जाता था। अक्सर लोग ये कहते थे इसलिए आ रहा है क्योंकि हुकूमत में है। नहीं, वैसे तो बाय इलेक्शंस में पीटीआई हारी भी काफी है, ऑब्वियसली गैर मकबूल फैसलों का फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो बयानिया है ना वो आगे निकल चुका है इन चीजों से। इस वक्त अवाम के बहुत ये मसाइल महंगाई और आपको लगता है कि पीडीएम और नून लीग पीपल्स पार्टी के पास ऐसा कोई बयान ही नहीं है जिसको काउंटर किया जा सके? ऐसी कोई गुफ्तगू भी एक आई थी, ऑडियो भी लीक हुई थी। आजकल ऑडियो लीक होने का सीजन है ना, मौसम चल रहा है, कुछ ऐसा ऑडियोज लीक हो जाती हैं, तो उसमें एक ऑडियो भी लीक थी। आपके पास क्या नैरेटिव है जिससे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को काउंटर करें? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत है ना उनके पास कोई बयानिया है, ना ही उनके पास लीडर है। अगले इंतखाबात में कौन होगा वज़ीर आज़म का इनका उम्मीदवार? तो ये तो वो लोग हैं जिनके सारे मंशूर एक दूसरे से अलहदा हैं, वैल्यूज एक दूसरे से अलहदा हैं। पीटीएम और एएनपी इकट्ठी बन बैठ गई है, जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठ गए हैं। क्या जेयूआईएफ और पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो नजरियाती तौर पे एक जैसा है? नहीं। तो ये तो एक अजीब कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है, इसलिए कि ऊपर की सतह पे जो लीडरशिप है उनके मसाइल एक जैसे हैं, नीचे कारकुन के मसाइल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में एज है पीटीआई को, क्योंकि उन्होंने तो वैसे ही अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है 2-3 महीनों से, तो वो उनको ये एज हासिल है। ठीक है। अच्छा हसन साहब ये बताइएगा कि अगर आप लोग बनाने में कामयाब हो जाते हैं पंजाब हुकूमत, फवाद चौधरी साहब का एक बयान मेरी नज़रों के सामने से गुजरा था, हम सोच रहे हैं कि कौमी असेंबली में वापस चले जाएं, तो ये कौमी असेंबली में वापस जाने का फैसला अभी सोचने के मराहिल में दाखिल हो चुका है? पहले तो था ना, नहीं भाई हमारी तो ये डिस्कशन में भी नहीं है अभी। नहीं, देखिए अभी मेरा नहीं ख्याल कि इस सिलसिले में कोई फॉर्मली पार्टी की सतह पर कोई बातचीत हुई है, उस पर हम गालिबन ठीक है। हसन खावर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ये चले मैं ये तरफ लेकर आता हूँ। जनाब ये बताइएगा ज़ाहिर साहब कि अगर कौमी असेंबली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी होती है, नून लीग को टफ टाइम मिलेगा? किसकी सियासत पर असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसका मूड बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाने का है, और अगर PMLN परफॉर्म करती है या जो PDM जमाते हैं वो पंजाब के अंदर बाय इलेक्शन जीतती हैं, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का ये जोर होगा कि वो बाय इलेक्शन की तरफ जाएँ। अब मसला कहाँ पे है? मसला आपके पास ये कि सिंध के अंदर कभी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि वो प्री इलेक्शन ईयर में
आप देखते हैं ना अक्सर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स प्री इलेक्शन किया जाता है। आप लोगों को जो है बाय करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, आप अपने एमपीज को, इवन आप अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियंस आप उनको। चलिए सर, मुझे वाइंड अप करना है। मैं चाह रहा हूं कि हसन खावर साहब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं, क्योंकि वो बात कर रहे थे तो बात फिर मेरी आधी अधूरी रह गई थी। सर ये बताइएगा, कौमी असेंबली में आने का इरादा है? नहीं है बिल्कुल भी, या फिर जब जनरल इलेक्शंस होंगे तभी आएंगे, या कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि पंजाब में हुकूमत बना ली तो इत्तेहादियों के आपस में लड़ाई हो रही है, हो सकता है हम दोबारा से वजीर आजम बन जाएं आपकी पार्टी का इमरान खान साहब? देखिए, मैं आपको दो बातें वाज़ेह कर दूं। पहली बात कि पार्टी में अभी फॉर्मली इस किस्म की कोई बात कोई नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि गोल क्या है। हमारा मकसद है इस वक्त फौरी और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना, तो कानूनी और सियासी तरीका हमें मदद करेगा, हम उसको अपनाएंगे। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ हसन खावर भी मौजूद थे, अतर काज़मी भी मौजूद थे, मेहमान गिरामी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।